कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना, एमसीक्यूज कर रहे थे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, नहीं भी करवाया था तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप देख लो। ठीक है, देखो बच्चों, इसके लिए आई होगा 1, इसके लिए आई होगा 2, इसके लिए आई होगा 3, इसके लिए आई होगा 1। ठीक है, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है तो बॉइलिंग पॉइंट आप चेक कर सकते हो डेल्टा टीवी से। जितना ज़्यादा डेल्टा टीवी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई की वैल्यू के। बताओ भाई, आई की वैल्यू जो है वो किस में कितनी है? आई की वैल्यू इनमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 1। तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगी आई की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज़्यादा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद देखो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 7.45 ग्राम KCl है। यहाँ पे अल्फा आपको दिया हुआ है 50%। देखो बच्चों, अल्फा अगर 50% है, 50% है, इसका मतलब आप लिखो 50/100 मतलब 0.5। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो? आपको डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर यहाँ सॉल्वेंट ले लो, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 500 ग्राम। फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन डेल्टा TF इज इक्वल टू होगा I इंटू KF इंटू M। सबसे पहले हम निकालेंगे I की वैल्यू KCl के लिए। I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आपको पता है कि KCl अगर टूटता है तो हमें मिलता है K प्लस और Cl माइनस, K प्लस और Cl माइनस I। इसके लिए N की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। I का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। I बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1। अल्फा की वैल्यू है 0.5। अल्फा की वैल्यू है 0.5। I बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 0.5। I बराबर आ जाएगा 1.5। I की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। अब आप डेल्टा TF निकालना शुरू कर सकते हो। I की वैल्यू आ गई 1.5। KF की वैल्यू, क्या आपको KF की वैल्यू दी हुई है? क्या आपको KF की वैल्यू दी हुई है? क्या आपको KF की वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई है। अगर आपको नहीं दी हुई है तो आपको एक बात का पक्का ध्यान होगा कि अगर ये सॉल्यूशन वाटर में बनाया गया है तो वाटर के लिए KF होता है 1.86। कितना होता है? 1.86। तो आप मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 1.86, और साथ में अपन मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा WB/MB इंटू, ऊपर आएगा 1000, यहाँ आएगा WA किसमें? ग्राम में। 1.5 इंटू 1.86 इंटू मास कितना दिया हुआ है? 7.45। 7.45 अपॉन में मोलर मास। KCl का मोलर मास देखो भाई, KCl का मोलर मास, KCl K का 39, इसका होगा 35.5। 39 प्लस 35.5 अगर हम करते हैं, दोनों को ऐड करिए, आपके आ जाएगा 74.5 ग्राम। कितना आएगा? 74.5 ग्राम। तो ये 7.45 है अपॉन है 74.5। यहाँ आ गया 1000, यहाँ आ जाएगा 500। ठीक है, अब आप इसको सीधा कट करो और सॉल्व करो। 2 0 से 2 0 गए, ये इससे चला गया, आ गया 10, फिर 0 से 0 चला गया। ठीक है, आंसर क्या आया? 1.5 इंटू 1.86 डिवाइड बाय 5। 5 से आप इसको और कट कर दो। अगर आप इसको कट करोगे तो 0.3 इंटू 1.86, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8
6 3 जा 18, 6 3 आर 18, कैरी लगा दो 1 1 और 3 8 जा हो गए 24 और 1 25, कैरी आ जाएगा 2, 3 1 जा 3 और कैरी में 2 आ जाएगा 5 और पॉइंट आपके लग जाएगा 3 के पीछे, तो आपके आंसर आ जाएगा 0.558, 0.58 लगभग आपका -0.56 आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.5 आंसर होना चाहिए। लगभग अपने यही आंसर आ रहा है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो 0.56 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर डेल्टा TF 0.56 डिग्री सेल्सियस आया है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी हुई है? 0.56 डिग्री सेल्सियस की। तो एक प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इस वाटर का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 0.56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, देखो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इट फील्स लाइक वी आर प्लेइंग कौन बनेगा करोड़पति। ओके, बट स्टिल ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। 0.4 मोलर NaCl सॉल्यूशन है इज आइसोटोनिक विथ 0.5 मोलर Na2SO4 ओके सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों आइसोटोनिक है, तो इसका मतलब आप अगर फॉर्मूला लगाते हो आइसोटोनिक मतलब कि दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। दोनों का आइसोटोनिक, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो आप कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है ना, आपको क्या करना है? R और T से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक बात बड़ी सरल है, उन्होंने अल्फा दिया हुआ है 100%, मतलब कि यहाँ पे जो अल्फा होगा वो आपके 1 आएगा। इसका मतलब I की अगर वैल्यू 1 + n-1 अल्फा वाली वैल्यू लगाते हो तो 1 प्लस यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इसी में देखो, 2 - 1 अल्फा की जगह आप रख सकते हो 1, तो I आपके पास 1 + 1 = 2 आ जाएगा। I आपको ऑलरेडी 2 मिल गया है। ठीक है, तो आप इसके लिए देखो π1 = आ जाएगा IC1RT। ठीक है, और इसके लिए देखो बच्चों, इसके लिए जो है आपको ये नहीं पता, इसका जो अल्फा है वो आपको पता करना है। इसका मतलब आप I की वैल्यू आपको इनडायरेक्टली पता करनी है। अगर आप अल्फा पता करना चाहते हो तो आपको I पता पहले करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ π2 तो वो हो जाएगा C2RT। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, सॉरी एक चीज़ मैं लिखना भूल गया आपके। क्या लिखना भूल गया मैं बताओ? मैं लिखना भूल गया IC2RT। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि if π1 = π2 देन मैं ये कह सकता हूँ कि I1, यहाँ I2 लिख देते हैं, I1 C1 = I2 C2 हो जाएगा। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? 0.4 है। ये किसके इक्वल आ जाएगी? I2 × C2। C2 की कंसंट्रेशन है 0.5। देखो बच्चों, बचा हुआ पार्ट हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I2 मेरे आ जाएगा 2 × 0.4 / 0.5, 2 × 0.4 / 0.5। पॉइंट से पॉइंट आप हटा दीजिए, ये आपके आ जाएगा 8/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 8/5 आपके आ गया। आप इसको चाहो तो डेसिमल्स में चेंज कर सकते हो, नहीं भी कर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन कर लेते हैं, करते हैं तो 0.4 आ जाता है। कितना आ जाता है? सॉरी 1.4 आएगा ना बच्चों, एक मिनट रुकना। आप क्या आ जाएगा? 5 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो आप क्या आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। ठीक है,
कितना आ जाएगा 1.6। अब इस 1.6 मेरे को आई मिल गया। अब मैं आई का फॉर्मूला लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। अब आई की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 1.6 है, 1.6 है। 1 प्लस एन की जगह कितना, देखो बच्चों Na2SO4 है, अगर ये टूटता है तो मुझे मिलते हैं दो, तो मिलते हैं Na प्लस और साथ में मिलता है SO4 2 माइनस, दो मिल गए Na प्लस और एक मिल गया SO4 2 माइनस। तो इसके लिए n की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 3 होगी। तो मैं लिखूंगा 3 माइनस 1 और अल्फा की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो 1.6 माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा और 0.6 इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा। तो अल्फा आपके हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0.3। ठीक है भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। 0.3 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ये रहा। टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, सॉरी स्मार्ट स्क्रीन, डिजिटल बोर्ड पे या फिर आप जिस भी डिवाइस में ये देख रहे हो उसके ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन देखिए, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। सबसे पहली बात, 5% बाय मास का मतलब हुआ 5% वेट बाय वेट। इस बात का मतलब हुआ 5 ग्राम शुगर है, सॉरी केन शुगर बच्चों, केन शुगर का मतलब होता है सुक्रोज। केन शुगर का क्या मतलब होता है, सुक्रोज। सुक्रोज से आप लोग अवेयर होंगे, C12H22O11। ठीक है, और इसका अगर मैं मोलर मास निकालता हूं तो इसका मोलर मास आपके आता है 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। ठीक है, और इसको अगर मैं पूरे को सॉल्व करता हूं तो 342 मोलर मास आ जाता है। ठीक है, तो 5 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हो कि 5 ग्राम 5। अब एक बात बच्चों प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ आपके पास WB है वो है 5 ग्राम, MB है वो अभी अपन ने निकाला 342, WA है देखो भाई 5 ग्राम है सुक्रोज, 100 ग्राम है सॉल्यूशन, इसका मतलब 95 ग्राम क्या है, वाटर है, और वाटर ही क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा भाई, आप सीधा सवाल पे चलिए। आपको क्या दिया हुआ है, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। मतलब आपको कह रहा है कि प्योर वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15, पर मैंने जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया है, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया है 271 केल्विन। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है तो पहले तो वही निकालो, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि TF नॉट इक्वल टू तो है 273 केल्विन, TF है आपके 270, सॉरी यहाँ पे पॉइंट वाला भी लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि दिया हुआ है 271 केल्विन। आप डेल्टा TF निकाल लो, डेल्टा TF आ जाएगा 273.15 माइनस 271 केल्विन, तो आपके आ जाएगा 2.15 केल्विन आ जाएगा डेल्टा TF। अब डेल्टा TF अगर निकल गया है तो फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। देखो बच्चों, अगर हमारे पास सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज है, तो ऐसे लिख सकते हैं फॉर सुक्रोज I इज इक्वल टू 1। अब बचा क्या बच्चों, निकालना क्या है फिर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5%
solution by mass of glucose in water is. ओके तो मैं समझा नहीं. अगर हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन प्योर वाटर इज. ओके तो यहाँ से KF निकालना पड़ेगा पहले. देखो बच्चों, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके I की जगह तो आ जाएगा 1 इंटू KF आ जाएगा, इंटू यहाँ आ जाएगा WB अपॉन MB, इंटू ऊपर आ जाएगा 1000, इंटू यहाँ आ जाएगा WA किस में, ग्राम में. डेल्टा TF आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 2.15 इक्वल टू आ जाएगा KF इंटू WB आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है. ये कितना होगा 342 होगा. यहाँ क्या आएगा 1000, यहाँ क्या आएगा 95. यहाँ से आप KF की वैल्यू निकाल लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन में आ जाएगा 1000 इंटू 5. ये तो आपके आ गया KF. एक मिनट हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, आई थिंक मेरी माई वॉइस इज़ लाउड एंड क्लियर. तो देखो बच्चों आगे देखो क्या है आपका. KF की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी. KF की वैल्यू अगर निकल जाती है तो फिर आप बड़ी आसानी से अगले वाले में KF की वैल्यू पुट करो. अब अगला सॉल्यूशन देखना भाई, अगले वाले पार्ट में क्या दिया हुआ आपको 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज. तो आपको वही बात है 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है. तो आप ऐसे समझ सकते हो 5 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम वाटर. तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपको WB दिया हुआ है 5 ग्राम, WA दिया हुआ है 95 ग्राम, और मोलर मास बच्चों ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो आपको बता देते हैं. ग्लूकोज का बच्चों फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मोलर मास आता है 180. ठीक है, तो आप MA की जगह लिख सकते हो 180. अब आप सेम फॉर्मूला लगाइए. ठीक है, और इसके लिए भी बच्चों ग्लूकोज के लिए भी I बराबर कितना होता है 1 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूरिया सुक्रोज ग्लूकोज है ना, ऐसा कुछ भी आ जाए तो वांट ऑफ फैक्टर 1 लेना है. अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगा दो. डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. अब यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड करनी है 1 आ जाएगा, KF आ जाएगा, यहाँ आएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA किस में, ग्राम में. ठीक है, ये आप ग्राम में ले लेना. अब आप इसकी जगह वैल्यूज रखते जाइए. आप रखो डेल्टा TF इज इक्वल टू 1 इंटू KF की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ. KF की जगह मैंने वैल्यू रखी 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन में आ गया 1000 इंटू 5. अब मल्टीप्लाई में देखो भाई, पीछे वाला पार्ट अपना अभी तक बाकी ही है. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा दोबारा लिख लेते हैं. ठीक है, अपने हिसाब से अरेंज करके. ओके, देखो बच्चों प्लीज़ यहाँ देखना, ये वाला स्टेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है. मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना के लिख देता हूँ. डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 1 इंटू KF की जगह मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ 2.15 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइड बाय 1000 इंटू 5 मल्टीप्लाई में. अब हम क्या लिखेंगे, मोलैलिटी वाला लिखेंगे. WB आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे
5 दिया हुआ है, 1000 की जगह 1000 लिखेंगे। मोलर मास कितना है 180 है और ये कितना है 95 है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें बच्चों सीधी सीधी कट रही होगी, जैसे ये 1000 से ये 1000 कट रहा है, ठीक है, और 95 से 95 कट रहा है, ठीक है, 5 से 5 कट रहा है। पीछे क्या बचा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 2.15 इंटू कितना हो गया 342 अपॉन 180, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको कट कर दो, ये आपके कितने बार कितने की टेबल में जा रहा है 90 हो गया ये, ठीक है, और ये आपके हो गया 171, ठीक है। आप इससे डेल्टा टी एफ निकाल लो, 2.15 इंटू 9 की टेबल में इसको सीधा कट करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या आ जाएगा, पहले आएगा 1, आप सीधा पॉइंट ही लगा दो, 0 से कट कर दो, 0 से कट करोगे तो 17.1 आएगा, तो 1 पॉइंट, फिर आपके पॉइंट के बाद आपके बचा कितना 91 बचा, 81 बचा, 81 में आपके 1.9 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लगभग 2 से थोड़ा सा 3 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, और अगर 3 से ज़्यादा वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब जो आंसर है वो उसमें क्या होगा, कमी आएगी, 3 के आसपास कमी आएगी, तो 3 के आसपास कमी इसमें है बच्चों, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैं पेन चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये आंसर का पता चले, ठीक है। ये आंसर है लगभग हमारा 3 के आसपास, ठीक है, लगभग आपके 4 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, तो 269.07 हो जाएगा। पूरा डिटेल में मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, बहुत डिटेल में, ठीक है। बड़ी आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आप भले ही चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये सब। x3y2 I equal to 5 react with A2B3 I equal to 5 gives brown color। क्या दे रहा है भाई, दो हमारे पास मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है x3y2, क्या दिया हुआ है x3y2, दूसरा दिया हुआ है A2B3, इसका I कितना है 5, इसका भी I कितना है 5। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करवा देता हूं तो मेरे को कलर मिलता है ब्राउन, ओके। इन दिस गिवन डायग्राम दीज आर सेपरेटेड बाय ऑस्मोसिस, और ओके। अब आपको इनकी कंसंट्रेशन दी हुई है, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5 मोलर, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोलर, ठीक है। अब आप इस कंसंट्रेशन से ही काफ़ी कुछ बता सकते हो। पहला ये कि ये जो कंसंट्रेशन है ये ज़्यादा है, ये जो कंसंट्रेशन है कम है, मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट है वो कम है, यहाँ सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। इसका मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, A2B3 से लेके B3 A2 की तरफ, ओके। और अगर इस A2B3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो रिएक्शन होगी, क्या होगी, रिएक्शन होगी साइड Y से। अगर इसको उन्होंने बोला है Y, इसको बोला है X, तो Y से X की तरफ सॉल्वेंट जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर सॉल्वेंट जाएगा तो क्या होगा भाई, सॉल्वेंट जाने से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ब्राउन कलर फॉर्म इन द M साइड, M बोथ साइड X एंड Y, ओके। No brown color formation is observed on any side. Brown color form in side Y, brown color form in side X. एक बात आपने शायद सोची हो या नहीं सोची हो, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पहली बात कि अगर ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो SPM से मूवमेंट जो होगा ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट होगा ही नहीं। और अगर सॉल्यूट का मूवमेंट ही नहीं होगा तो इनकी आपस में रिएक्शन भी नहीं होगी।
भाई सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, रिएक्शन तो सॉल्यूट की होगी ना बच्चों। अगर सॉल्यूट अगर एसपीएम से पास नहीं हो सकता है, ठीक है, सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा, इसका मतलब नो रिएक्शन, इसका मतलब नो कलर, कोई कलर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड इन एनी साइड, किसी भी साइड में कोई कलर आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई इसमें दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, ट्राई करिए, आप ये ट्राई करो, 1 मिनट में आया, ठीक है, देखो बच्चों जल्दी देखो। इस सवाल में आपको बोला गया है एन एक्वस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 0.1 मोल इन आयोनिक सॉल्ट इन 1.8 kg ऑफ वाटर। ओके, आपको सॉल्यूट के मोल दे दिए हैं 0.1, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है 1.8 kg, ठीक है, या फिर आप इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए 1800 ग्राम, 1800 ग्राम क्यों ही मानना है, चलो जो दिया हुआ वही मानते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद है द सॉल्ट रिमेन्स 90% डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन, अल्फा आपको दे दिया है 90%, ओके 90% दे दिया है, इसका मतलब अल्फा है वो 0.9 हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 59.724, और ये किस में दे रखा है बच्चों, mm ऑफ Hg में दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस इज, प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दे रखा है 60.000 mm Hg, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट फॉर्मूला, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ आयोनिक सॉल्ट इज, पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक सॉल्ट इज। चलो भाई करते हैं, तो इसका मतलब इसको इसमें इस क्वेश्चन में आपको अल्टीमेटली आई की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं भाई कैसे करेंगे, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले अपन हमारे बेसिक फॉर्मूला पे चलते हैं, P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू आई एक्स बी, क्या हो जाएगा आई एक्स बी, ठीक है भाई। तो करते हैं ट्राई, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा बच्चों 60.000 माइनस करेंगे 59.724, अपॉन में भी आ जाएगा 60.000, है ना। एक काम करते हैं अपन, ये बार बार 0 लिखेंगे, जगह घेरेगा ये अननेसेसरी, आप सीधा 60 लिखो, कोई मतलब नहीं है। 59.724 यहाँ पे आपके आ जाएगा 60 इक्वल टू आ जाएगा आई, और मोल फ्रैक्शन आपको पता नहीं है, मोल फ्रैक्शन की दिक्कत नहीं, मोल फ्रैक्शन अपन निकाल देंगे, इसके मोल निकाल लेते हैं। अगर मैं सॉल्यूट के मोल निकालना चाहूँ, यहाँ पे बच्चों निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप लिख सकते हो 1800 अपॉन 18, तो आपके पास 100 मोल आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे 100, तो आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन आपके आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके बच जाएगा 6 और
10 में से 6 गया, 9 बचा, 9 में से 2 गया, पीछे बचा 7 और फिर 9 में से 2 गया 2, तो 0.276 अपॉन 60 इक्वल टू आपके आ जाएगा आई। और एन बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो एन बी आपको दे रखा है 0.1 अपॉन में आपके आ जाएगा 0.1 प्लस 100, ठीक है। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बड़ी ही कम है 0.1, तो हम डिनोमिनेटर में 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पे 100 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको i की वैल्यू मिल जाएगी, i आपके आ जाएगा 0.276, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 60 इंटू 0.1, ठीक है। अब मैं इसको अगर थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो आई थिंक आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ऊपर बचेगा 27.6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आपके i की वैल्यू आ जाएगी, और अगर i की इन दोनों को अगर आप डिवाइड देते हो तो आपके पास i आ जाएगा 4.6। i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.6। i की वैल्यू आपके पास 4.6 आ गई। अब अगर आपके पास i की वैल्यू आ गई है तो आप i का फॉर्मूला लगाइए, i आपके हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब आप सोच रहे हो कि सर आपको ये कैसे पता चला कि फॉर्मूला डिसोसिएशन का लगा कि एसोसिएशन का, तो मुझे यहाँ से पता चला यहाँ क्या हुआ है बच्चों, डिसोसिएशन हुआ है, और अगर डिसोसिएशन हुआ है तो फॉर्मूला भी डिसोसिएशन वाला ही लगेगा, ठीक है भाई। अब इसमें i की वैल्यू दे रखी है आपको 4.6 इक्वल टू 1 प्लस n की जगह n माइनस 1 अल्फा की जगह मैं कितनी वैल्यू रखूंगा 0.9, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4.6 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 0.9, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपके आ जाएगा 3.6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.9, ठीक है। 0.9 को इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा 3.6 डिवाइड बाई 0.9 इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट से आप पॉइंट उड़ा दो 9 की टेबल में, ये 36 आ जाएगा कितनी बार, 4 इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1, और आपके 4 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको ये सवाल करवाया है ना। आई थिंक ये सवाल आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने से हमारा दिमाग और बेटर क्वेश्चन को समझ पाता है ना। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को और आप जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी करो। ऐसे क्वेश्चन आपको मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। आई थिंक हमारे पास 2 क्वेश्चन और है, ये क्लास 2 क्वेश्चन और में लगभग कंप्लीट हो जाएगी, फिर एक और क्लास बाकी बचेगी, एक क्लास एमसीक्यू की और करवाएंगे। ये बच्चों देखो बहुत बढ़िया सवाल है, जेई एडवांस्ड 2015 का मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो बच्चे जेई के हैं वो देखें कि सॉल्यूशन से एडवांस्ड में, इस चैप्टर से जेई एडवांस्ड में किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलल aqueous solution of cobalt 3 chloride ammonia complex which behaves as strong electrolyte is। ओके करते हैं भाई, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली बात है कि आपको मोलैलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों 0.01, ठीक है। दूसरा आपको कुछ ऐसा अजीब सा एक नाम दिया है जिसका नाम है कोबाल्ट 3 अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, आई अग्री, क्योंकि आपने अभी तक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर को नहीं पढ़ा है, और आपने अगर वो नहीं पढ़ा है तो नो डाउट आपको यहाँ थोड़ी बहुत नई बातें पता चलेंगी, पर क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस तरह का होगा। चलो भाई ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली तो नंबर ऑफ क्लोराइड्स बताने ही हैं, तो ठीक है अपन अभी इसको कुछ और ही मान लेते हैं। इसका जो आई है वो हमें पता नहीं, यही मान लेते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू नहीं पता है, आई की वैल्यू पता करनी है, पहली बात। दूसरा
और क्या हमें दिया हुआ है आपको, बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको कितनी लेनी है बच्चों, 1 लेनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो। उसके अलावा आपको 0.0558 डिग्री सेल्सियस, ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है आप उसी को डेल्टा टी एफ मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं आपको अभी के लिए ये मान लेता हूँ कि आपको टी एफ दिया हुआ है 0.0558 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बच्चों वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी ऑब्वियसली यही होगी, -0.0558 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये डेल्टा टी एफ आपको मिल गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको के एफ पता है, के एफ कितना होगा, के एफ ऑफ वाटर है 1.86। याद रखनी है ये वैल्यू, हर बार दी हुई हो ऐसा जरूरी नहीं, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वहाँ इसकी वैल्यू दी हुई नहीं थी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या चाहिए आपको, आप बस सीधा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको दी हुई है 0.0558 इक्वल टू आई की जगह आई, के एफ कितना है 1.86, और मोलैलिटी कैसे निकलेगी, तो मोलैलिटी के लिए आपको मोलैलिटी तो दी हुई है 0.01, तो बस आई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपके 0.0558 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.01, ये अगर मैं इन सबको डिवाइड दे देता हूँ तो मेरे को आई मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो कुछ ऐसी बात है कि भाई अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आई बराबर आपके आ जाएगा 0.0558 डिवाइड बाय आ जाएगा आपके 0.01 0.01, हाँ पॉइंट आपके 3 के पीछे लग जाएगा, 1 और 2, 1 के पीछे, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो 4 के पीछे लग जाएगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 के पीछे पॉइंट लग गया, 2 डिजिट पहले थी, 2 डिजिट ये थी। अब ये आप इसको सॉल्व करते हो, अगर आई थिंक अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी ये कट जाता है। वो क्यों कट जाता है, क्योंकि आप इसको 5 टाइम्स, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आ जाएगा, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि अगर मैं इसको थोड़ा और इजी कैलकुलेशन के लिए इस तरह से अगर लिखता हूँ तो मेरे को इस लगता है ज़्यादा बेटर, आपके 0.186 इंटू 0.1 करता हूँ अगर, तो इसका डबल ये है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो आपके आंसर आ जाएगा 1/0.2, पॉइंट हटाओगे तो आपके आ जाएगा 10/2 और आंसर आ जाएगा 5। ये किसके बराबर आ गया, आयोटा के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, आयोटा के बराबर आ गया। अब अगर ये आयोटा के बराबर आ गया है तो हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता नहीं है तो कोबाल्ट और मुझे अमोनिया का क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। और मुझे ये कहा गया है कि बताओ कि बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। तो अगर मुझे कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्स बनाना है तो अंदर कितने क्लोराइड होंगे। तो अब मैं देखो बच्चों, अंदर मैं एक क्लोराइड रखूँगा, बाहर में कितने क्लोराइड रखूँगा, बाहर में 3, बाहर मुझे 2 क्लोराइड रखने पड़ेंगे, अंदर 1 क्लोराइड रखना पड़ेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो आप यहाँ से ऐसे कह सकते हो कि 1 क्लोराइड अंदर है, 2 क्लोराइड बाहर है, तभी इसकी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिनट, हाँ ये अपन पहले ठीक कर रहे थे, 1 मिनट रुकना बच्चों।
अगर मैं 0.0186 लिखता हूँ तो ये कट जाता है और ये आपके आ जाता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो आपके i बराबर कितना हो जाएगा 3। अगर i 3 है इसका मतलब कि एक तो पूरा बॉक्स है और 2 ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व करके बता सकते हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया डिटेल में अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लास्ट और है, आई थिंक इसके बाद नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, ठीक है। ये वाला सवाल एक और कर लेते हैं, ये भी जेई एडवांस्ड का ही क्वेश्चन है, 2011 का है ये सवाल, ठीक है। क्या है ये सवाल? द फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम, ठीक है। क्या दिया हुआ है बच्चों? WB दिया हुआ है 0.1 ग्राम, ओके। एक आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और m मोलर मास आपको इसका m भी दिया हुआ है 329। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह का है, K3FeCN6 है ना। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो मुझे 3 K मिल जाएंगे प्लस K, और साथ में मुझे मिल जाएगा FeCN6 और इस बॉक्स पे आ जाएगा 3 माइनस, ठीक है। तो इस पूरी कहानी का ये मतलब है कि I इसके लिए क्या होगा बच्चों? 4 होगा। I इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा, ओके। आपको WA भी दिया हुआ है, WA कितने ग्राम दिया हुआ है? 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। KF आपको दिया हुआ है, KF कितना दिया हुआ है? 1.86 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। आई थिंक आपको बस फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे निकालोगे? आप फॉर्मूला लगाओ, बड़ा ही सरल सा फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I कितना होगा? 4, KF कितना होगा? 1.86, और यहाँ पे आप मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA किस में लेना है? ग्राम में लेना है, ठीक है। तो अब मैं बार बार उस फॉर्मूले को हम यूज़ करें उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मोलर मास कितना दिया हुआ है? 0.1 इंटू में 1000 की जगह क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, और मोलर मास आपको दिया हुआ है 329 दिया हुआ है, और इसके साथ ही आपको वेट दिया हुआ है 100 ग्राम। बस इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ट्राई करते हैं भाई आगे। अब देखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू आपके हो जाएगा, इसमें से कुछ आपको लग रहा है कट रहा है जैसा, हाँ कट रहा होगा, ये 2 0 से 2 0, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो यहाँ से आपको मिलेगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 6 जा 24, 2 कैरी लगा तो 4 8 जा 32, 4 फिर 3 कैरी आ जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। 7.44 अपॉन 329, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आंसर आएगा वो लगभग 2 की टर्म्स में आना चाहिए, है ना। 2 की टर्म्स में आना चाहिए, और लगभग 2.3 इंटू 10 की पावर -2 आ जाना चाहिए ना। और इस क्योंकि फ्रीजिंग डेल्टा TF ये है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपके -2.3 इंटू 10 की पावर -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये पहला ऑप्शन है। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये हमारा पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चों। हाँ विष्णु बोल। खुश रहो।